नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 और 13 चैप्टर है वेक्टर। और वेक्टर के बारे में ये अपना पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि सदिश क्या होता है, सदिश को किस प्रकार अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सदिश को लिखने का तरीका क्या है, और जो सदिश होते हैं उनका योग कैसे होता है, सदिशों का त्रिभुज नियम क्या है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे आज, बेसिक से पढ़ेंगे एकदम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर। सदिश देखो, हम अक्सर दो राशियां पढ़ते हैं, एक होती है सदिश राशियां, एक होती है अदिश राशियां। सदिश को बोलते हैं वेक्टर जो राशियां होती हैं उनको बोलते हैं सदिश राशियां। एक होती है स्केलर जिसे बोलते हैं अदिश राशि। देखो, अदिश राशि ऐसी होती है जिनको परिमाप के साथ साथ दिशा की कोई जरूरत नहीं रहती है, लेकिन सदिश राशि ऐसी होती है जिनका क्या होता है, दिशा के साथ साथ परिमाप जो होता है वो उसका मान क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है। इसलिए जो सदिश राशियां होती है वो क्या करती है, दिशा के साथ साथ उसका जो परिमाप होता है वो भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसलिए सदिश राशियां वो होती है ऐसी राशियां जिनको परिमाप के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी होता है। तो ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। अब देखो सदिश को निरूपित करने का तरीका। जैसे मान लिया कि ये पॉइंट है ए और ये है पॉइंट बी, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु, और ये इसका है अंतिम बिंदु। ये है इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका जो लास्ट पॉइंट। अब इन दोनों के मध्य तो इनको दर्शाने का तरीका क्या है, ए बी, और ए बी के ऊपर ये तीर का निशान लगाया जाता है। ये किसको दर्शाता है, हमेशा इस जो ए बी की डायरेक्शन में, अर्थात ये पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और बी तक जा रहा है, इसकी कोई ना कोई दिशा दिखाई देते हैं कि ये ए सदिश है। तो ए सदिश को क्या लिख देता हूँ कि ये ए बी सदिश है। ए इसका इनिशियल पॉइंट है और बी इसका लास्ट पॉइंट है, और ये इसकी दिशा क्या है कि ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। तो ये इस प्रकार इसको लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि ये तो थी सदिश को लिखने का तरीका। इसके बाद में बात करते हैं कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सदिश होते हैं, उनको किस प्रकार मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर अर्थात सदिशों के प्रकार। पहला सदिश आता है यूनिट वेक्टर, जिसे बोलते हैं इकाई सदिश। देखो इकाई सदिश, इसको एक केप, अगर कोई सदिश ये एक केप कहलाता है यूनिट वेक्टर। इसका मान क्या होता है, एक का सदिश बटा एक का मापांक। अर्थात ऐसा सदिश जिसमें का इकाई सदिश वो सदिश कहलाता है कि ऐसा सदिश जिसका मापांक इकाई हो, तो ऐसे सदिश को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहा जाता है। और इसको जो ये लिख रहा है, ये हमेशा इसको क्या बोलते हैं, ए केफ। इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ए केफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये ए क्या है, ए सदिश है, और ये इसका क्या है, मापांक है। मापांक का मतलब ये इसका परिमाप को व्यक्त करता है। अगर ए लिखा जाए केवल, तो ये भी इसके मापांक को ही व्यक्त करता है। अगर ए के ऊपर ये दिशा लगा दी जाए तो ये कहलाता है इसका सदिश निरूपण। और अगर इसके ऊपर अगर ये केफ लगा रहता है तो इसका मतलब पता है कि ये यूनिट वेक्टर है। इनका अलग अलग मतलब होता है, तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप आता है अपना नल वेक्टर, या इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं शून्य सदिश। ऐसा सदिश जिसका मापांक 0 हो, तो ऐसे सदिश को क्या कहा जाता है, शून्य सदिश कहा जाता है। अर्थात अगर कोई सदिश जिसका अगर मापांक, ये कोई सदिश है ए, ये शून्य सदिश कहलाता है। यदि ए का मापांक अगर 0 आ जाता है, तब इस ए को क्या बोलते हैं कि ये इसका नल वेक्टर कहलाता है या जीरो वेक्टर कहलाता है। इसे ही बोलते हैं अपन शून्य सदिश। तीसरा प्रकार का जो है तुल्य सदिश, इक्वल वेक्टर। ये क्या होता है कि यदि दो सदिश ए बी व कोई भी मान लिया सी डी, ये तुल्य सदिश कहलाता है यदि इसका परिणाम और दिशा दोनों एक ही हो। अर्थात दोनों की दिशा भी एक तरफ हो और इनका परिमाप का मान भी अगर एक ही आता है
तब इसको क्या बोल देते हैं कि ये दोनों क्या है, समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश बोल सकते हैं या इन्हें क्या बोलते हैं, तुल्य सदिश भी कहते हैं। समान सदिश या तुल्य सदिश, अर्थात यदि इनका मापांक का मान भी अगर इक्वल आ जाए और इनकी दोनों की दिशा भी एक ही तरफ हो, तब अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों जो सदिश होते हैं वो कैसे होते हैं, तुल्य सदिश होते हैं। अर्थात इन्हें इक्वल वेक्टर भी कहा जाता है। आगे जो अपना नेक्स्ट आता है सरेखीय, सरेखीय सदिश। सरेखीय का मतलब अगर ये कोई सदिश है और इसकी दिशा है ये, दूसरा कोई सदिश है बी, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये सरेखीय सदिश होते हैं, केवल इनकी दिशाएं क्या अलग अलग होती है। तो इनको लिखने का तरीका क्या है, जैसे मैं इसको क्या लिखता हूं कि ए सदिश बराबर है, अगर दोनों एक दूसरे के समानांतर पैरेलल होते हैं तब अपन ए सदिश बराबर लेमडा और बी सदिश ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो लेमडा होगा, लेमडा का मान ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक किसको दर्शाता है, ये इसके विपरीत चिन्ह को दर्शाता है कि इसकी दिशा अगर ये है तो इसकी दिशा क्या है, ये हो। अगर दोनों की दिशा सेम हो, अगर इसकी दिशा भी ये है और इसकी दिशा भी यही है, तो ए सदिश ये बी सदिश, तो इसको लिखने का तरीका है ए सदिश लेमडा बी सदिश। यहाँ पे जो लेमडा होगा ये पॉजिटिव होगा, अर्थात यहाँ पे इन दोनों की दिशा क्या है, एक ही तरफ है, तो यहाँ जो लेमडा होगा वो पॉजिटिव होगा और यहाँ जो लेमडा होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि इन दोनों की जो नेगेटिव जो चिन्ह आता है वो किसको दर्शाता है कि दोनों की जो दिशाएं हैं वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इस प्रकार इनको लिखा जाता है। आगे बात करते हैं ऋण सदिश। नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि यदि ए बी ए सदिश है तो अगर इसको मैं लिखना चाहूं बी ए, तो ये क्या होगा, माइनस ए सदिश होगा। अर्थात ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ऋण होते हैं, ये ऋण होते हैं। अर्थात ये इसके विरुद्ध क्या है, ऋणात्मक। अर्थात इसकी दिशा क्या है, ऋणात्मक। ये इसकी ए से बी से है, ए से बी की तरफ है, तो इसकी बी से ए की तरफ है, तो ये ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है। अर्थात ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ऋण सदिश होते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जो सदिश होते हैं उनका योग करते हैं। और सदिशों का योग का जो पहला नियम है कि त्रिभुज नियम, सदिशों का योग। वेक्टर सम, सदिशों का योग। अब देखा है सदिशों का योग। सदिशों के योग में पहला नियम आता है अपना कि सदिशों का सदिश योग का त्रिभुज नियम। इसे बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अर्थात दो सदिशों का योग करेंगे वो भी त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम का मतलब ये मान लिया कोई त्रिभुज है, इसकी दिशा इनका नाम देता हूं ए बी सी डी। यहां से जो ए बी दिशा है इसकी दिशा ये है, बी सी की दिशा ये है, इसकी दिशा वो मान लिया ये ए सदिश है, ये बी सदिश है। तब अगर इसकी दिशा ये है, इन दोनों की विपरीत दिशा है, तब अपन क्या करेंगे, इसका जो मान होगा वो इन दोनों सदिशों के योग के क्या होता है, तुल्य होता है। अर्थात मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश बराबर क्या होगा, ए सी सदिश। यही होता है। तो यहां से देखो इसकी दिशा ये थी, इसकी दिशा ये थी, तब इन दोनों के योग के बराबर ये क्या होता है, इसकी दिशा होगी। अर्थात इसको क्या लिखता हूं, ए सदिश प्लस बी सदिश के योग के तुल्य होता है। अब ठीक इसी प्रकार अगर इसको आगे सोल्व करता हूं, तब बी सी सदिश बराबर इसको क्या लिखता हूं, माइनस का सी ए सदिश। इस सी ए सदिश को इधर लेके आया तो ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस सी ए सदिश बराबर क्या आया कि अगर किसी भी कोई भी आकृति है, अगर उनके भुजाओं का, ये भुजाओं का सदिश योग अगर 0 आता है, भुजाओं का सदिश योग अगर 0 आता है, तो इसका मतलब होगा कि जो भी आकृति होगी वो क्लोज्ड आकृति होगी। अर्थात बंद आकृति का यही होता है कि उनके अगर भुजाओं का योग अगर 0 है, इसका मतलब वो बंद आकृति होती है। अब इसका नेक्स्ट नियम देखते हैं।
सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। दूसरा जो नियम है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। दूसरा देखो सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ये क्या है? कोई समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। अगर इसकी दिशा ए सदिश है, इसकी दिशा बी सदिश है, तो इसके सेम ही होगी, इसकी भी बी और इसकी क्या होगी? ए सदिश। अर्थात अगर ये ए बी जो है, ए बी सदिश क्या है? ए सदिश, और बी सी सदिश क्या है? बी सदिश। तो इसका जो डायगोनल होता है ए सी सदिश, ए सी सदिश का मान क्या होगा? इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो ए प्लस बी सदिश के योग के तुल्य होता है। अर्थात अब मेरे को दूसरा डायगोनल अगर निकालना है तो दूसरा डायगोनल कैसे ज्ञात कर सकता हूं? जो ए सी सदिश, ये डायगोनल का मान कितना हो गया? ए सदिश प्लस बी सदिश का मान होगा, इसके तुल्य हो गया। अगर मेरे को इसका दूसरा डायगोनल निकालना है, इसको इसके ऊपर ले देता हूं इधर, ए सदिश प्लस बी सदिश। मेरे को अगर ये डायगोनल निकालना है तो इस डायगोनल का मान कैसे निकालते हैं? तो मैं इस सदिश को क्या करता हूँ, ठीक इसके जितना ही क्या कर देता हूँ, आगे तक बढ़ा देता हूँ इस लाइन को। जितना ये था बी सी, इसी के जितना इतना बढ़ा दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सी डेस। सी डेस को किससे मिला दिया? इस एस से मिला दिया। तो यहाँ पे जो इसकी सदिश होगी ये क्या होगा? बी सदिश का नेगेटिव होगा, क्योंकि इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा क्या है? नीचे की तरफ है। तो ये एक दूसरे की क्या होगी? नेगेटिव हुआ, ऋण है, जो ऋण वेक्टर बताया था मैंने, नेगेटिव वेक्टर होगा इसका। ये नेगेटिव वेक्टर होगा तो अपन जानते हैं इसके सापेक्ष इन दोनों की दिशा अगर एक ही है तो इनका जो डायगोनल इसका मान आएगा, एसी का, एसी डेस का मान आएगा, वो क्या आएगा? इन दोनों के सम के योग के बराबर आएगा, तो यही आएगा। और इसके पैरेलली क्या है? इसके समानांतरी तो ये रेखा है, अर्थात इसकी अगर ये है तो इसका मान भी क्या होगा? ए सदिश माइनस बी सदिश के योग के तुल्य होता है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? समान चतुर्भुज नियम से किसी इसके समान चतुर्भुज के डायगोनल का मान निकाल सकते हैं। अर्थात ये फर्स्ट जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? ए सदिश प्लस बी सदिश के योग के तुल्य होता है। दूसरा सदिश है ए सदिश माइनस बी सदिश के तुल्य होता है। अगर यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जैसे मान ले मैं लेता हूं कि जब इसके दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, डायगोनल ए प्लस बी बराबर है डायगोनल ए माइनस बी, ये दोनों बराबर होते हैं, उस कंडीशन में देखो दोनों का स्क्वायर कर दो तो भी स्क्वायर भी बराबर ही होगा। बराबर होगा तो ए सदिश का स्क्वायर प्लस बी सदिश का स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये इनका क्या है? अदिश प्रोडक्ट ही है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अदिश प्रोडक्ट। तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, इससे ये कट गया। यहाँ पे ये कितना आ गया? 4ab बराबर कितना आया? 0। तो यहाँ से क्या आ गया? ab बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया? a परपेंडिकुलर है b, अर्थात a और b एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि अगर ये दोनों डायगोनल अगर बराबर आते हैं तो ये दोनों जो a सदिश और b सदिश ये क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अर्थात ये 90 डिग्री का बना और 90 डिग्री का एंगल बना, उसके साथ साथ ये डायगोनल दोनों बराबर है। तो ये क्या हो सकते हैं? या तो राइट एंगल हो सकता है या क्या हो सकता है? स्क्वायर हो सकता है। इसी कंडीशन में होता है राइट एंगल में 90 डिग्री का जो एंगल होता है और स्क्वायर में भी क्या होता है? बराबर होता है। और इनके जो डायगोनल होते हैं ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं दोनों में। तो इस कंडीशन में बोल सकता हूँ ये या तो राइट एंगल होगा या क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो ऐसे भी अपन बता सकते हैं डायगोनल के हिसाब से कि कौन सा इस डायगोनल में अगर दोनों के ये डायगोनल बराबर है तो इस कंडीशन में ये यहाँ पे आ गया कि ये 90 डिग्री है एक दूसरे के, दोनों जो वेक्टर है एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की स्थिति में क्या होता है कि या तो ये स्क्वायर हो सकता है या क्या हो सकता है? ये राइट एंगल हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं, दो से अधिक सदिश होते हैं तो उनका योग कैसे करते हैं? तीसरा नियम आता है दो से अधिक सदिशों का योग। दो से अधिक सदिशों का योग, यहां पे देखो दो से अधिक सदिशों का योग, तो मैं इस प्रकार की कोई आकृति बनाता हूं, दो से अधिक सदिश लेता हूं, इसकी दिशा मान लिया ये है, ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, ये कोई सी सदिश है और यहाँ पे
ये मान लिया कोई डी सदिश है और इसकी दिशा ये है, तो इसका मान ज्ञात करो। ए बी सी डी ई, ये पॉइंट है। तो हम लोगों को ज्ञात करना है कि बहुत सारे सदिश दे दिए, इन सदिशों का मान निकालना है। देखो अब हम जानते हैं कि जो ऐसी सदिश होगा इसका मान क्या होगा, इन दोनों सदिशों के योग के तुल्य होगा, अर्थात इसकी दिशा भी कैसी है, इस प्रकार है। तो ये रहा, अरे यहाँ से ये जाता है, तो यहाँ से जो इस सदिश का मान होगा, ऐसी सदिश का मान होगा, ये इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। त्रिभुज नियम के अनुसार इन दोनों सदिशों का ये दिशा ये है, तो इसका जो एसी का मान आएगा वो क्या आएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश के योग के तुल्य आएगा। अब अपने को ये निकालना है, तो यहाँ से सी सदिश आ जाएगा और इस सी सदिश इसका मान क्या आएगा, अगर यहाँ से मैं ये बना देता हूँ एडी, जो एडी का मान आएगा, एडी सदिश का जो मान आएगा वो इन दोनों ट्राइंगल से, देखो इस ट्राइंगल से इसकी भी दिशा यही है, इसकी भी दिशा यही है, तो यहाँ से इस ट्राइंगल का मान क्या आएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। ठीक, अभी देखो अब इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, तो यहाँ से जो मान आएगा इस टोटल का मान, यहाँ पे कितना मान आएगा, ये इसके विपरीत आ रहा है और इसके प्रकार ये है, तो इसका मान कितना आएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश बराबर क्या आया, इस सदिश का मान आया, ए सदिश का मान। ए सदिश का योग इन सबकी क्या आएगा, तुल्य, सबकी एक दिशा थी, केवल इसकी दिशा क्या थी, अलग थी। तो इस प्रकार जो डी सदिश आया इसका मान कितना आया, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस डी सदिश के तुल्य आता है। तो इस प्रकार दो से जब अधिक सदिश दिए हुए होते हैं उनके क्या कर लेते हैं अपन, सदिशों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सदिश योग के गुणधर्म। किसी वेक्टर को एडिशन करने के जो भी प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लिया मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर है ए आई कैफ प्लस बी जे कैफ प्लस सी के कैफ। इसी प्रकार कोई बी वेक्टर है, इसको मान लिया A1 B1 C1। इसी प्रकार इसको मान लिया A2 आई कैफ प्लस B2 जे कैफ प्लस C2 के कैफ। और ठीक इसी प्रकार यहाँ से एडिशन के लिए देखते हैं। सबसे पहले हमने दो नियम पढ़े थे पहले, क्या, एक तो क्रम विनिमयता का, दूसरा पढ़ा था साहचर्यता का। हमको ये चेक करना है कि जो सदिशों का योग है वो क्रम विनिमयता का गुणधर्म का पालन करता है क्या और साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है क्या, ये हमको चेक करना है। क्रम विनिमयता गुणधर्म क्या था कि अगर ए स्टार बी बराबर बी स्टार अगर ए आता है तब अपन बोल देते हैं कि कोई भी इस संक्रिया पे क्या है, ये क्रम विनिमय गुणधर्म का क्या करता है, पालन करता है। ठीक इसी प्रकार साहचर्यता का क्या कहा था कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये अगर इक्वल आता है तो हम बोल देते हैं कि ये साहचर्यता के गुणधर्म का क्या करता है, पालन करता है। तो यहाँ से मैं एक सदिश और ले लेता हूँ सी सदिश, इसको नाम दे दो A3 आई कैफ प्लस A3 B3 जे कैफ प्लस C3 के कैफ। सबसे पहले क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन देखते हैं कि अगर मैं कौन से गुणधर्म के लिए देख रहे हैं, सदिश योग के लिए, अर्थात इनका एडिशन के लिए देखना है कि A प्लस बी का मान देखते हैं। अगर ए सदिश बी का मान अगर बी सदिश ए के अगर तुल्य आ जाता है तो हम बोल देंगे कि ये जो सदिशों का योग गुणधर्म है ये क्रम विनिमयता गुणधर्म का क्या करता है, पालन करता है। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूं कि ए सदिश प्लस बी सदिश का मान, ए सदिश का मान कितना था, A1 आई कैफ प्लस B1 जे कैफ प्लस C1 के कैफ। इसमें ऐड क्या करना है, B1 A2 आई कैफ प्लस B2 जे कैफ प्लस C2 के कैफ। तो यहां से इनको ऐड किया तो समान समान दिशा वाले आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो A1 प्लस A2 आई कैफ प्लस B1 B2 जे कैफ प्लस C1 C2 के कैफ, यहां से ये आ गया इनका। ठीक इसी प्रकार निकालते हैं B सदिश प्लस A सदिश। B सदिश का मान क्या था, A2 आई कैफ प्लस B2 जे कैफ प्लस C2 के कैफ। इसमें ऐड करना है अपने को A1 आई कैफ प्लस B1 जे कैफ प्लस C1 के कैफ। यहाँ से जब इनको ऐड किया तो समान दिशा वाले आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड। तो आई वाले में ऐड होगा, जे दिशा वाले में ऐड होगा, के दिशा वाले
के दिशा वाले में ऐड होगा। तो यहाँ से ऐड किया तो ये क्या आ गया, A2 प्लस A1 का आई कैफ प्लस B2 प्लस B1 जे कैफ प्लस C2 प्लस C1 के कैफ। यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि A1 प्लस A2, इनको आपस में चेंज करने में क्या फर्क पड़ेगा, 5 प्लस 4 को ऐड कर दो चाहे 4 प्लस 5 को ऐड कर दो, मान दोनों का एक ही आएगा। तो ये आई कैफ प्लस ये क्या आ गया B1 प्लस B2 जे कैफ प्लस C1 C2 के कैफ। ये किसके इक्वल है, ये A सदिश प्लस B सदिश के इक्वल है। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ कि यह दो सदिशों के जो योग है यह कौन से नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि ये कौन से नियम का पालन करता है कि A सदिश B सदिश जो योग का नियम है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखेंगे साहचर्य गुणधर्म का पालन, क्या ये साहचर्य गुणधर्म का भी पालन करता है क्या। तो इसके लिए चेक करने के लिए सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, साहचर्य गुणधर्म के लिए अगर मैं A प्लस B प्लस C का मान निकाल के अगर चेक करता हूं कि या A प्लस B प्लस C के मान के इक्वल है क्या, तो यहां से A प्लस B प्लस तो ये रहा। अब इसमें क्या करता हूं, A प्लस B प्लस आ गया, इसमें क्या कर दूं C प्लस और ऐड कर देता हूं, तब क्या आता है देखो, यहां से A1 प्लस A2 आई कैफ प्लस B1 प्लस B2 जे कैफ प्लस C1 प्लस C2 के कैफ। अगर इसमें मैं क्या ऐड कर देता हूं C सदिश, C सदिश क्या था A3 आई कैफ प्लस B3 जे कैफ प्लस C3 के कैफ। तो ये इसमें ऐड किया तो समान दिशा वाले आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये आई वाले में ऐड होगा, जे वाले में ऐड होगा और के वाले में ऐड होगा। आई वाले में आई ऐड हुआ तो ये क्या आया A1 प्लस A2 प्लस A3 का आई कैफ, यहाँ क्या आया B1 प्लस B2 प्लस B3 जे कैफ प्लस यहाँ क्या आया C1 C2 और C3 इंटू के कैफ। तो ये आया A प्लस B कोष्टक प्लस C। तो इसी प्रकार अपन अब निकालते हैं ये वाली वैल्यू, क्या ये वाली उसकी वैल्यू अगर बराबर आती है तो हम बोल देंगे कि ये शास्त्रीय नियम का पालन करता है, वरना अपन बोल देंगे ये शास्त्रीय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, अब निकालते हैं जैसे ऐसे ही। तो ये मान तो किसका आ गया A प्लस B प्लस C का। अब ऐसे ही मैं निकालता हूं, पहले निकालो B प्लस C का मान, क्योंकि यही तो था पहले B प्लस C और उसमें बाद में A और ऐड कर दूंगा। तो B प्लस C का मान कितना आएगा A2 आई कैफ प्लस B2 जे कैफ प्लस C2 के कैफ। इसमें मेरे को ऐड करना है C A3 आई कैफ प्लस B3 जे कैफ प्लस C3 के कैफ। तो यहाँ से इसका मान कितना आ गया A2 प्लस A3 आई कैफ प्लस B2 B3 जे कैफ प्लस C2 C3 का के कैफ, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को निकालना है A सदिश प्लस B सदिश C सदिश का मान। तो A सदिश कितना था A1 आई कैफ प्लस B1 जे कैफ प्लस C1 के कैफ। इसमें मेरे को ऐड करना है B प्लस C। तो B प्लस C कितना आया था, ये रहा A2 प्लस A3 आई कैफ प्लस B2 B3 जे कैफ प्लस C2 C3 के कैफ। तो यहां से इनको ऐड किया तो बताओ आई वाले आई में जो ऐड होंगे तो यहां से ऐड करो, इनको आपस में ऐड किया तो क्या आया A1 प्लस A2 प्लस A3 आई कैफ प्लस यहां से इनमें ऐड करो B1 प्लस B2 प्लस B3 जे कैफ प्लस इसी प्रकार ये क्या आ गया C1 C2 और C3 के कैफ। बताओ ये वाला इसके बराबर है या नहीं, ये क्या आया था A प्लस B प्लस C। तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है तो अपन मैं क्या बोल सकता हूं कि ये योग नियम के लिए भी शास्त्रीय नियम का पालन करता है। तो इस प्रकार मैं बता सकता हूं कि कोई भी योग नियम के लिए क्रम विनिमयता का गुणधर्म क्या होता है, ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है या नहीं करता है, या शास्त्रीय नियम का पालन करता है या नहीं करता है, मैं इस प्रकार बता सकता हूं। अब इसका जो नेक्स्ट गुणधर्म है वो व्याकलन के लिए देखेंगे कि व्याकलन के लिए क्रम विनिमय है या नहीं है, शास्त्रीय है या नहीं है। तो चलो देखते हैं।
व्यवकलन के गुणधर्म। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देखेंगे। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देखो, वही प्रॉपर्टी क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है? अगर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आता है तब तो अपन बोल देंगे कि ये क्रम विनिमय है। अगर साचर्यता के लिए क्या देखेंगे? साचर्यता के लिए देखेंगे कि ए स्टार बी स्टार बराबर सी स्टार, ये अगर आता है ए स्टार बी स्टार सी, अगर ये इक्वल आता है तो अपन बोल देंगे कि ये साचर्यता के नियम का गुणधर्म का क्या करता है? पालन करता है। सबसे पहले देखते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म के पालन के लिए। सबसे पहले मैं लेता हूं कि ए सदिश मान लिया a1 i कैफ प्लस a2 b1 j कैफ प्लस c1 k कैफ। इसी प्रकार कोई बी सदिश ले लेता हूं, ये ले लिया a2 i कैफ प्लस b2 j कैफ प्लस c2 k कैफ। ठीक इसी प्रकार सी सदिश ले लिया कोई, इसमें ले लिया a3 i कैफ प्लस b3 j कैफ प्लस c3 k कैफ। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म का। क्रम विनिमय की ए स्टार बी बराबर अगर बी स्टार ए आ गया तब तो अपन क्या बोल देंगे? क्रम विनिमय है, वरना बोल देंगे कि ये क्रम विनिमय नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं ए स्टार माइनस बी स्टार, अर्थात व्यवकलन के लिए देख रहे हैं तो स्टार की जगह क्या आ गया? व्यवकलन का चिन्ह आ गया, तो ए माइनस बी। तो ए का मान कितना है? ए आई कैफ प्लस b1 j कैफ प्लस c1 k कैफ। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? a2 i कैफ प्लस b2 j कैफ प्लस c2 k कैफ। यहां से इसमें ये क्या आ गया? a1 माइनस a2 i कैफ प्लस b1 माइनस b2 j कैफ प्लस c1 माइनस c2 k कैफ। तो ये किसका मान आ गया? a स्टार माइनस b स्टार का मान आ गया। ठीक इसी प्रकार अपन निकालेंगे b स्टार a। b स्टार a का मतलब b माइनस a, b माइनस a का मतलब b का मान कितना था? a2 i कैफ प्लस b2 j कैफ प्लस c2 k कैफ माइनस a1 i कैफ प्लस b1 j कैफ प्लस c1 k कैफ। यहां से इनका सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या आ गया? समान दिशा वाले आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा? a2 माइनस a1 i कैफ प्लस b2 माइनस b1 j कैफ प्लस c2 माइनस c1 k कैफ। यहां से मैं इसको क्या लिखता हूं? अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो a2 माइनस a1 है, यहां से सब में से क्या ले लिया मैंने? माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया? माइनस 1 कॉमन ले लिया। यहां से क्या आ गया? a1 माइनस a2 i कैफ प्लस b1 माइनस b2 j कैफ प्लस c1 माइनस c2 k कैफ। तो यहां पे क्या आया? ये इसको क्या लिखता हूं? a स्टार माइनस b स्टार, तो माइनस का एक तो आया ही था बाहर। यहां पे क्या आ गया? इसको क्या लिखता हूं? देखो ये रहा a माइनस b। तो क्या अपने को ये प्राप्त हुआ क्या कि a स्टार माइनस b स्टार बराबर b स्टार माइनस a स्टार, ये प्राप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब व्यवकलन के लिए ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते, अपने पास क्या आ गया? माइनस का चिन्ह। अगर ये माइनस का चिन्ह नहीं आते, दोनों बराबर आते, तो मैं बोल सकता था कि व्यवकलन के लिए ये क्रम विनिमय गुणधर्म का क्या करता है? पालन करता है। लेकिन अभी ऐसे दोनों बराबर इक्वल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो है ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है क्या? तो यहां से चेक करते हैं साहचर्य गुणधर्म का पालन किया। देखो यहां से साहचर्य कब हो सकता है? जब a स्टार b स्टार c, इसका मतलब क्या हुआ? a सदिश माइनस b सदिश माइनस c सदिश बराबर हो अगर a सदिश माइनस b सदिश माइनस के c सदिश। तो यहां से a माइनस b आया हुआ है, माइनस c कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा? a सदिश माइनस का b सदिश माइनस का c सदिश। तो यहां से ये तो आया हुआ है a माइनस के a2 i कैफ प्लस b1 माइनस के b2 j कैफ प्लस c1 माइनस के c2 k कैफ। इसमें से क्या करना है अपने को? सब्ट्रैक्ट करना है c सदिश क्या था? a3 i कैफ प्लस b3 j कैफ प्लस c3 k कैफ। यहां से इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो समान वाले आपस में क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहां से क्या आ गया? a1 माइनस के a2 माइनस के a3 i कैफ।
प्लस ये क्या आ गया b1 माइनस के b2 माइनस के b3 जे के प्लस c1 माइनस के c2 माइनस के c3 के। तो ये किसका मान आ गया, ये आ गया a माइनस b माइनस सी सदिश का, इसका मान आ गया। अब ठीक इसी प्रकार निकालते हैं a माइनस b माइनस सी की सदिश का मान निकालते हैं। तो यहां से मैं इसको क्या कर लेता हूं एक बार, यहां से सबसे पहले निकालो आप b सदिश माइनस सी सदिश, यही निकालोगे। सबसे पहले इसको ही सॉल्व करेंगे। तो b सदिश माइनस सी सदिश क्या है, a2i के प्लस b2j के प्लस c2k के माइनस क्या करना है a3i के प्लस b3j के प्लस c3k के। यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं तो समान दिशा वाले आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहां से क्या आ गया a2 माइनस a3 का i के प्लस b2 माइनस b3 j के प्लस c2 माइनस c3 का k। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है कि a में से इसको निकालेंगे। तो आगे क्या करेंगे कि a माइनस b माइनस सी सदिश। तो a सदिश कितना था, a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के में से क्या करना है अपने को सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला कि a2 माइनस a3 i के प्लस b2 माइनस b3 j के प्लस c2 माइनस c3 k के। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है, समान वाले समान से हो जाएगा। तो a1 वाला ये रहा, यहां से क्या आ जाएगा a1, ये माइनस से अंदर जाएगा तो a2 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस a3 i के प्लस यहां से देखो b1, यहां से क्या आ गया माइनस का b2 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का b3 j के प्लस यहां से देखो c1, यहां क्या आया इस माइनस की वजह से माइनस के c2 प्लस के c3 के। ये क्या आया था अपने पास, ये आ गया a माइनस b माइनस का c। क्या ये दोनों इक्वल है क्या, देखो यहां से a माइनस a2, यहां देखो a माइनस a2, यहां तो ठीक है लेकिन ये चेंज हो गया लास्ट वाला। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। इसका मतलब मैं क्या बोल दूंगा कि ये वेकलन चिन्ह के लिए ये शास्त्रीय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। क्यों, क्योंकि जो अपने पास a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c स्टार, ये दोनों क्या नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में मैं क्या बता सकता हूं कि ये दोनों के दोनों क्या नहीं हुए, शास्त्रीय गुणधर्म का भी पालन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार अपन वेकलन के लिए देख लिया कि ये शास्त्रीय का पालन करता है या नहीं करता, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है या नहीं करता। तो ये इसके प्रकार ये वेकलन के गुणधर्म कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं एक सदिश का एक अदिश संख्या के साथ गुणन। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी सदिश को अगर अदिश संख्या के साथ गुणन किया जाता है तो वो कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सदिश को अदिश के साथ गुणन, अर्थात कोई एक स्केलर जो कोई राशि है, एक वेक्टर राशि है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, अर्थात उनका डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, जैसे मान लिया अपने पास कोई स्केलर राशि है लैम्डा, ये अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब जैसे 2, 5, 7, ये कोई भी जैसे कुछ भी मान सकते हैं अपन कि ये एक अदिश राशि है, जिनको मतलब ऐसे परिणाम केवल उसका परिणाम है, उसको दिशा की जरूरत नहीं है। और कोई एक दूसरी राशि है सदिश राशि, जैसे मान लिया ये ए राशि है, ए सदिश है, और इसको बोल दिया कि अक्ष आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर इसके साथ इसका गुणन किया जाए तब क्या आता है, लेमडा इंटू अक्ष आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। यहाँ से इसके साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या, लेमडा अक्ष आई के प्लस लेमडा वाई जे के प्लस लेमडा जेड के। ये आता है इसका अदिश गुणन, कि अर्थात किसी सदिश राशि के साथ अगर अदिश संख्या को गुणा किया जाए तो इसका इस प्रकार इसका गुणन किया जाता है। अब इसके बाद में अगला जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी सदिश के घटक कैसे वो निकालते हैं। तो इस घटक निकालना सीखते हैं।
सदिश के घटक। जैसे मान लिया ये एक्स अक्ष, ये वाई और ये जेड अक्ष 3D में लेते हैं। 3D में क्या होता है, ये प्रत्येक जो पॉइंट होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, इस प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, इस प्रकार कि ये अगर इसको अक्ष अक्ष मान लेता है तो ये इसका वाई अक्ष और ये इसका क्या है, जेड अक्ष। तो ये इस प्रकार रहता है, ये देखो ऐसे। तो ये एक दूसरे के क्या है, सब परपेंडिकुलर है। तो इस प्रकार की जेड अक्ष, अगर किसी अपन बिंदु को सरफेस में अगर किसी को बिंदु को दिखाना है तो अपन ये 3 एक्सेस काम में लेते हैं, अक्ष अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, और वहां से उस बिंदु की स्थिति के बारे में अपन पता लगाते हैं। तो अपने पास भी यही है, एक अक्ष अक्ष, ये वाई अक्ष और जेड अक्ष, और जो ये तीनों बिंदु जहां काट रहे हैं ये इसका मूल बिंदु है। अब देखो यहाँ इनके अक्ष अक्ष के जो भी मान होता है, अक्ष अक्ष में अगर कोई बिंदु स्थित होता है तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ये दूरी ए है, और यहाँ पे कोई बिंदु है दूसरा तो इसका यहाँ से दूरी है बी, और यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है सी, इसका दूरी है यहाँ से। तो इनके निर्देशांक क्या होते हैं, तो यहाँ से ये अक्ष अक्ष का निर्देशांक कितना हुआ, ए 0 0। ठीक इसी प्रकार अगर वाई अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है तो इसके निर्देशांक क्या हुए, 0 b 0, और जेड अक्ष पे अगर कोई बिंदु स्थित है तो यहाँ पे इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 0 c। ठीक इसी प्रकार होते हैं। अब देखो इसके घटक निकालते हैं। ये इस प्रकार इसकी एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। अब ये जो समतल है अक्ष वाई समतल, जो ये बिंदु होगा, इनको बिंदु के नाम दे देता हूं, यहां से दे दो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। जो बी बिंदु होगा इसका निर्देशांक क्या होगा, जो बी बिंदु है ये कौन से तल में है, एक्स वाई तल में है, अर्थात एक्स वाई तल में होगा तो इसका जेड का जो निर्देशांक होगा वो तो क्या होगा, 0। तो यहां से अक्ष की यहां से मैं दूरी मान लेता हूं कि ये दूरी कितनी है, ए, और यहां से ये दूरी कितनी है, बी, और यहां से ये दूरी कितनी है, सी। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, ए, बी और 0। यही तो होंगे कि जो यहां से ये दूरी कितनी होगी, अक्ष ये ए दूरी है और यहां से ये दूरी कितनी है, बी दूरी है। तो इसके निर्देशांक कितने होंगे, ए बी 0, और इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, यहां से ये ए दूरी पे है, ए 0 0, और इसी प्रकार सी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, केवल बी वाला है तो 0 बी 0। ठीक इसी प्रकार जो डी बिंदु होगा ये कौन से तल में है, वाई जेड तल में। तो वाई जेड तल में है तो इसका अक्ष तो क्या हो जाएगा, 0, और वाई पे कितना है, बी, और जेड पे कितना है, सी। तो इस डी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये एच बिंदु पे क्या हो जाएगा, ये केवल किस अक्ष पे है, जेड अक्ष पे, तो इसका 0 0 सी। ठीक इसी प्रकार जो ये वाला तल है, ये वाला कौन से तल में है, ये वाला तल है अक्ष जेड तल में, अर्थात इसका निर्देशांक क्या होंगे, 0, सॉरी अक्ष पे तो होगा इसका निर्देशांक, अक्ष पे कितना है, ए, बी कितना है, 0, और जेड अक्ष पे कितना है इसका, सी। तो ये इस प्रकार आ गया। और यहां से ये जो दूरी आएगी, ये वाला, ये क्या हो गया, ये इसका डायगोनल हो गया। अर्थात कोई 3D के अंदर है तो यहां से जैसे कमरा है, इस कमरे में अगर इसको अक्ष अक्ष मान लिया जाए, इसको वाई अक्ष मान लिया जाए, और इस ऊंचाई वाले को जेड अक्ष मान लिया जाए, तो यहां से इस बिंदु से इस वाले जो कॉर्नर के अगले वाले उस पॉइंट तक ये इसका क्या हुआ, डायगोनल। और डायगोनल कैसे निकालोगे, आपको पता है कि यहां से अपने को ये पता है कि ये इसका क्या है। अब इसका डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहां से इस बिंदु के बीच की यहां से ये दूरी निकालेंगे। डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालोगे तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, तो इसके जो नीचे वाला जो डायगोनल है, नीचे वाली सतह है, उसका अगर डायगोनल निकाल लिया जाए तो वो डायगोनल क्या हो जाएगा, और इसके सापेक्ष वो दूरी क्या हो जाएगी, लंबवत। तो इस प्रकार की दूरी हो जाएगी ये। अगर नीचे वाला डायगोनल निकाल लिया जाए, ये वाला, ये नीचे वाला जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, नीचे वाला समतल सतह में होगा, तो ये रहा ए और ये रहा बी, इसके सापेक्ष जो डायगोनल निकलेगा वो क्या निकलेगा, √a² प्लस b²। तो वो डायगोनल आ गया, उस डायगोनल के हिसाब से ये डायगोनल निकल जाएगा। तो यहां से इस बिंदु के जो डायगोनल होगा, डायगोनल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस c²। ये होगा डायगोनल जो होगा, इसको मान लिया 0, तो OE डायगोनल के जो दूरी होगी बीच की, तो ये दूरी होती है इनके बीच की दूरी याद करने का।
और यहाँ से जो ये बिंदु आएगा इसके निर्देशांक होंगे ए, बी और सी बिंदु आ जाएंगे यहाँ से। तो इस प्रकार किसी अपने कोई सदिश दिया हुआ इसके घटक निकाल सकते हैं अपन कि यहाँ कौन से समतल में स्थित है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, जैसे मान लिया ये कोई सदिश था ए और ये कोई सदिश है बी, तो इसके निर्देशांक में मान लेता हूं कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है, और इसके निर्देशांक मान लिया x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है। तो इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे, ए बी निर्देशांक वो क्या होंगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये इन दोनों बिंदुओं का जो बिंदु होगा उनको मिलाने वाली जो रेखाखंड उसका सदिश ये इस प्रकार आएगा। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश होगा ये भी आएगा। तो इस प्रकार इसको क्या कर सकते हैं अपन, निरूपित कर सकते हैं। एक आता है कि जब दो बिंदु है अपने पास, उन दो बिंदुओं को कोई बिंदु तीसरा बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है। जैसे मान लिया मैंने कि इसको ये m1, तो इसके देखते हैं। जब दो बिंदुओं को m अनुपात n में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अर्थात ये कोई दो बिंदु हैं, ये x1 y1 z1 और ये कोई निर्देशांक है x2 y2 z2। इसको कोई बिंदु निर्देशांक इसको काट रहा है, जैसे ए बी है, इसको कोई पी बिंदु काट रहा है, इसके निर्देशांक में मान लेता हूँ x1 y1 और ये x y और z है, केवल x y और क्या है z है। तो ये मान लिया मैंने इसको, ये m अनुपात n में विभाजित करता है। तो इस p बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो इस p बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे कि p क्या होगा कि यहाँ से m इंटू इसको मान लिया मैंने a और इसको मान लिया b, तो इसको गुणा कर दो m इंटू बी प्लस n इंटू a अपॉन m प्लस n। तो ये होगा p बिंदु के निर्देशांक। अगर यही बिंदु अगर ये बाह्य विभाजन करता है, ये तो अंतर विभाजन हो गया। अब इसी प्रकार जैसे मान लो ये इसका हो गया अंतः विभाजन, ठीक इसी प्रकार निकालेंगे बाह्य विभाजन का। बाह्य विभाजन का मतलब अगर ये कोई दो पॉइंट है ए और बी और ये कोई तीसरा पॉइंट है इसका पी, ये यहां से ये अनुपात है इसका m और यहां से ये अनुपात है इसका n, तब इस p बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यहां से इसको x1 y1 z1, इसके निर्देशांक हो गए x2 y2 z2। तो इस जो p बिंदु के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, ये m1 इंटू m, यही तो है। तो यहां से ये क्या हो जाएंगे, जो m होगा ये किससे गुणा होगा, a से, तो यहां से आ जाएगा m a माइनस n b अपॉन m माइनस n, यही होगा। तो ये हो गया इसके बाह्य विभाजन के बिंदुओं के निर्देशांक, इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं।